Yeah, so I hope you are all are doing well. सो गाइस, देखो मैंने प्रीवियसली वीडियोस में बताया है कि क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कैसे करते हैं। हाल ही में मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो सुनने में आया है कि इंडसइंड बैंक में काफ़ी घोटाला चल रहा है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, जो डिफॉल्टर है ना, जैसे मान लो 1,000 करोड़ का डिफॉल्ट हो गया है, राइट। तो वो क्या करते हैं कि उस डिफॉल्ट को छुपाने के लिए या फिर डिफॉल्ट से बचने के लिए जो भी डिफॉल्टर होते हैं उन्हीं की फैमिली मेंबर को लोन दे देते हैं, सो डेट वो लोन चुका के डिफॉल्ट ना हो और फिर दूसरा लोन एक्टिव रहे, चलता रहे। तो इस तरीके से भाई तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये क्या चल रहा है। तो यहीं से ना मेरे को एक तरीका ये भी आया है कि शायद इसका लोग मिसयूज भी करते होंगे। लाइक जैसे ये इंडसइंड बैंक कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी की बैंक ये चीजें करती है या नहीं करती है। क्योंकि देखो ऐसा है, जैसे मान लो आपने लोन लिया बैंक से, अब आप चुका नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब आप लोन लेने जाओगे तो बैंक तो मना कर देगी कि भाई जो पहले लिया है उसको क्लियर कर तू। तो आप क्या कर सकते हो कि आप में जो आपकी फैमिली मेंबर में कोई और है जिसका सिविल स्कोर अच्छा है, उसका क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके या उसके सिविल पे लोन लेके वो लोन लेके आपके लोन को चुका दे, एंड फिर आप उसके लोन को चुकाओ। तो मतलब ये इधर से उधर करना, ये चीजें बहुत सारे लोग तिकड़म जो है हमारे इंडिया में करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखो यार, क्रेडिट कार्ड का मैटर अलग होता है, पर्सनल लोन अलग होते हैं, राइट। मेरा भी चल रहा है, तो मेरा जैसे कोटक बैंक में भी चल रहा है, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड वाले कलेक्शन मैनेजर से बात करता हूँ, तो वो बोलता है, नहीं यार, हमारे पास में पीएल का नहीं है, पर्सनल लोन का अलग मैटर है, उसके कलेक्शन मैनेजर अलग है, तो उनसे बात करनी पड़ेगी। तो मतलब क्रेडिट कार्ड के जितने डिफॉल्ट होते हैं, जितने केस होते हैं, वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट में जाते हैं, सेपरेट कलेक्शन मैनेजर के पास में। और जो पर्सनल लोन वाले होते हैं वो सेपरेट दूसरे के पास में जाते हैं। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हाँ है एक ही बैंक के प्रोडक्ट, जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड है, दोनों कोटक बैंक के, लेकिन जो कलेक्शन, जो रिकवरी टीम होती है, वो अलग अलग होती है, बटी हुई होती है। क्रेडिट कार्ड वालों की अलग है, पर्सनल लोन की अलग है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि आप क्रेडिट कार्ड वालों से बोल रहे हो कि मेरा पर्सनल लोन का भी सेटलमेंट कर दो, ऐसा नहीं होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि 2025 में आप कैसे आपके क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कर सकते हो। मैंने ये भी कहा है कि ये कम्प्लीटली बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अमाउंट क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, कितने समय से आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हो, कितने समय से यूज़ कर रहे हो, एंड कितना टाइम हो गया आपको डिफॉल्ट करें, मतलब पेमेंट ना करें, ओवर ड्यू कितना हुआ है, 56 दिन हुआ है, 60 दिन हुआ है, 40 दिन हुआ, 80 दिन हुआ है। कल एक रिकवरी वाला बंदा था, वो थर्ड पार्टी जो ये एनबीएफसी एप्लीकेशन वगैरह होती है ना, उनका केस उसके पास में आता है। तो वो मेरे गांव में आया था, तो मैं उससे मिला, तो उसने बोला कि भाई तुम्हारे गांव में ये बंदा है और ये बंदे ने इतना अमाउंट का लोन लिया था इस एप्लीकेशन से, अब ये दे नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि एनपीए हो गया क्या? उसने कहा बहुत टाइम का हो गया, एनपीए हो गए 2-3 महीने से ऊपर हो गए। मतलब कि 6-7 महीने से ऊपर हो गए। एनपीए ना 3 महीने बाद एनपीए हो जाता है, तो एनपीए भी हो गए। मैंने उसको कहा कि फिर तो राइट ऑफ कर दिया होगा। क्या, हाँ राइट ऑफ कर दिया है, लेकिन क्या है ना कि हमें कमीशन मिलती है यदि हम उसे रिकवर कर लेते, वो जितना भी दे देता है क्लोज कर देता है, क्योंकि उसने क्लोज नहीं कराया ना। वो जवाब ही नहीं देता, वो बातें नहीं करता, वो बोलता है कर देंगे कर देंगे। तो यार ये चीजें मत करो। यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट एनपीए हो गया है तो सेटलमेंट करो यार, बैंक वही चाहती है, बैंक क्लोज करना चाहता है, तो जितना जल्दी हो सके उसे सेटल करो, राइट। मेरी बात करो तो मैं तो स्टार्टिंग से ही जो है बैंक वालों को मेल पे मेल कर रहा हूँ, मेरे कंडीशन की ऐसा है वैसा है, मुझे सेटलमेंट करना है, ये है वो है, ठीक है। तो वो बात अलग होती है। लेकिन यदि आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ, कोई किसी भी एप्लीकेशन से लिया आपने और 90 दिन से ऊपर हो गए, ऑलरेडी जो है एनपीए हो गए हैं, आप डिफॉल्टर हो गए हो, सामने वाले ने राइट ऑफ कर दिया, क्या कुछ भी कर दिया, लेकिन आपको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है भाई? चाहे 1 रुपए में करो, 10 रुपए में करो। सेटल अलग होता है, राइट ऑफ अलग होता है। राइट ऑफ में ऐसा होता है कि बाद में यदि आप पैसे चुका देते हो तो आपके सिविल बच जाएंगे, लेकिन सेटलमेंट में सिविल तो गया, क्योंकि सेटल्ड हो गया मतलब सिविल गया, सेटल मतलब क्लोज, ठीक है। अभी मैंने बहुत सारे लोन्स को सेटलमेंट किया है, तो लेकिन उनका फॉलो कॉल मेरे को आ रही थी, तो मैंने उनको कहा कि ऑलरेडी सेटलमेंट जो है हो गया है। जैसे मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट पे लेटर की, तो फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले मेरे को कॉल कर रहे हैं। मैंने उनको बताया भाई, जो लेंडिंग पार्टनर है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिससे मेरा लोन था, उन्हीं से मेरी बात हो गई और सेटलमेंट हो गया है, तो आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? क्योंकि सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए कॉल आ रही है आपको। तो ये चीजें हैं।
सेटलमेंट में ऐसा होता है कि सेटलमेंट आपका हो गया, लेकिन कॉल्स आपको आई जा रही है। अब आप कहोगे भाई मैंने तो पेमेंट कर दिया, मैंने तो सेटलमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी कॉल क्यों आ रही है? भाई जब तक रिकॉर्ड में बैंक के सिस्टम में चीज़ें अपडेट नहीं होती, आपका अकाउंट क्लोज नहीं होता, तब तक आपको कॉल आएंगी ही आएंगी। फॉलो अप बंद नहीं रहेंगे, रिमाइंडर बंद नहीं रहेंगे, मेल्स वगैरह। मेरे को कोटक बैंक की सिस्टम जनरेटेड ईमेल आ रही है लीगल एक्शन के लिए, कि लीगल एक्शन आपके ऊपर किया जाएगा। बच्चा, मैं बताऊँ ना, मेरा जो पर्सनल लोन है ना कोटक बैंक का, वो आई थिंक 7,000 के समथिंग था। 2 किस्त बची हुई थी। 5,000 होगा यार, 2 किस्त बची हुई थी, वो मैंने पे नहीं करी, ठीक है। तो अब वो 10-11 हज़ार 12,000 के आसपास हो गया। उसका सेटलमेंट होना था 5,755 रुपये में, इतने में हाँ 57-55 में ऐसा कुछ सेटलमेंट उसका होना है। वो मेरे को जो एजेंट है उसी ने अमाउंट बताया था कि इतने में आपका हो जाएगा। अभी तक अप्रूवल आया नहीं है बैंक वालों से। जैसे ही उसका अप्रूवल आ जाता है, क्योंकि ऐसा क्या क्या होता है, जो एजेंट लोग होते हैं ना रिकवरी वाले, ये आगे बैंक को मेल करते हैं अप्रूवल के लिए। तो जैसे अप्रूवल आ जाता है उसके बाद में जो है पेमेंट होता है एंड आपका सेटल्ड हो जाता है, एंड देन कुछ दिनों में एनओसी भी आ जाएगा, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बैंक से आपका रिश्ता खत्म। तो सेटलमेंट में बहुत सारी प्रोसेस होती है जो कि मुझे पहले पता नहीं थी। देखो यूट्यूब पे वीडियो देखकर थ्योरेटिकली नॉलेज लेना अलग बात होती है, और उसी चीज़ को प्रैक्टिकली करना अलग बात होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी ये चीज़ें प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। मैं अभी जो है बैंक से कांटेक्ट में हूँ, और कोटक बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, तीनों बैंक बची हुई है। तो या देखते हैं कब तक होता है तीनों बैंक के, कब तक सारी चीज़ें मैं क्लोज करता हूँ। और जैसे ही मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूंगा तो मैं प्रॉपरली इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपरली इसके ऊपर जानकारी दूंगा कैसे मैं निकला और कैसे दलदल में मैं फंसा। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इतना इन डिटेल में मैंने बात नहीं करी है, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, काफ़ी चीज़ें हैं जो उसमें बतानी है मुझे। तो वो शांति से किसी दिन बैठकर मैं आराम से बताऊंगा आपको, उसके ऊपर पूरा इन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैं लंबा वीडियो रहेगा वो, लेकिन पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर कैसे मैं इस डेट ट्रैप में, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में, लोन के ट्रैप में कैसे फंसा, ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 1 रुपए का भी लोन नहीं होना चाहिए। जो डेट है ना, कर्जा, उधारी, 1 रुपए की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी किराने वाले की दुकान की हो या फिर किसी की भी हो यार। किसी के भी मत रखो पैसे, उधारी मत रखो यार। हो सकता है कि वो आपको पैसे देने ही ना पड़े, आपने आपके माइंड से निकाल दिया हो, भूल गए हो कि नहीं देना, मुझे क्या जरूरत है, इतना सा अमाउंट है। आपके लिए हो सकता है छोटा अमाउंट हो, लेकिन जिसको देना उसके लिए हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट हो। अब मेरे लिए बात करूँ तो ये बड़ा अमाउंट है जो मेरे को बैंक को देना है, लेकिन बैंक वालों के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। बैंक की तो पॉलिसी है भाई, उनका तो रेगुलेशन एंड रूल्स है कि हाँ उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, रिकवरी करनी पड़ेगी, जो भी है, जो भी उनके टेक्टिक है वो उन्हें आजमाने होंगे, तभी जाके उनका बेड लोन्स जो है वो कम होंगे। क्योंकि बेड लोन्स काफ़ी बढ़ते रहते हैं एंड ये काफ़ी इम्पेक्ट डालते हैं इनकी बैलेंस शीट में, और जब ऑडिट होती है तब भी इनकी वाट लगती है। तो देखो ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी मैं फेस कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा एंड अपडेट दूंगा उसके ऊपर।